इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल के बारे में। एसएलसीएम को लेकर बात करेंगे। तो पर्टिकुलरली जो इसका डेवलपमेंट है वो डेराइव हुआ है निर्भय से, आईटीसीएम से, जहाँ पे इसके सबमरीन वेरिएंट को लेके जो कॉन्सेप्ट और डिजाइन है 2016 से लेकर 2019 के बीच में किया गया। जब जो निर्भय है वो स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद जो इसकी डिजाइनिंग है, कॉन्सेप्ट है, वो सामने आया। यहाँ पे जो इंजन था वो इंडिजिनस एसटीएफई इंजन है, मानिक इंजन है। उसके मैच्योर होने के बाद ये जो प्रोग्राम है वो आगे प्रोग्रेस किया है। और जो नेवी की रिक्वायरमेंट है एक टॉर्पेडो लॉन्च एसएलसीएम की, वो फॉर्मलाइज हो चुकी थी, तो वहाँ पे जिसकी डिजाइनिंग है वो की गई। और जो एडीई है उसने अंडर वाटर जो एडेप्टेशन डिजाइन है वो शुरू कर दिया था। इस फेज में जो कैप्सूल है अंडर वाटर लॉन्च के लिए वो भी डिजाइन किया गया। जो गैस इजेक्शन है ट्यूब से इजेक्ट करने के लिए वो चीज बनाई गई। और जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है प्रेशर लोड के लिए वो यहाँ पे किए गए। इसके बाद जो इंजीनियरिंग है इसके ऊपर वो शुरू किया गया 2020-22 के अंतर्गत। यहाँ पे जो स्टैटिक फायरिंग है एसटीएफई की वो की गई। जो फोल्डिंग विंग्स हैं उनके डिप्लॉयमेंट को लेकर टेस्ट किया गया। जो स्ट्रक्चरल प्रेशर सिमुलेशंस हैं वो कंडक्ट किया गया। और जो इंटीग्रेशन है बूस्टर के क्रूज मिसाइल इंजन के साथ वो किया गया। जो ट्रांजिशन है वो देखा गया। तो 2023-24 में जो अंडर वाटर लॉन्च है अक्टूबर 2023 में वो कंडक्ट हुए और फरवरी में भी कंडक्ट हुए थे 2024 में। और जो मल्टीपल प्रोटोटाइप है उनके जो लॉन्च है वो कंडक्ट हुए पॉन्टून से। इस तरह के जो 4 लॉन्च है वो कंडक्ट हुए हैं। यहाँ पे जो एक इंडिकेशन है वो ये मिल चुका था कि जो इंजेक्शन मैकेनिज्म है वो वैलिडेट हो चुके थे। जो बूस्टर इग्निशन है वो हो चुका था। और जो ट्रांजिशन है बूस्टर से एसटीएफई में वो भी यहाँ पे हो चुके थे। जो बेसिक फ्लाइट ट्रांजिशन है वो सब यहाँ पे कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पे पॉन्टून का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया जिससे कि जो सबमरीन पे रिस्क है वो कम हो। इसमें हम बात इसलिए भी कर रहे हैं कि जो एक आरएफआई है वो नेवी ने इशू किया है कि वो एक एलएससीएम को प्रोक्योर करने को देख रहे हैं, मतलब लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को प्रोक्योर करने को देख रहे हैं जो कि सबमरीन लॉन्च हो। और ज्यादातर जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन उन्होंने दी है वो डीआरडीओ के एसएलसीएम से मैच करती है। हालांकि वो इसी कैटेगरी में दूसरे जो एसएलसीएम होंगे उनको भी वो देखेंगे। ये कंपटीशन रहेगा जहाँ पे कम्पीट करेगा डीआरडीओ का एसएलसीएम, लेकिन इसके पास जो फेवर है वो ज्यादा होंगे। अगर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं नेवी की रिक्वायरमेंट, तो जो रेंज मांगी गई है वो 500 किलोमीटर से ऊपर की है मैक्स रेंज। जो मिनिमम रेंज है वो 50 किलोमीटर से नीचे की है। जो वेट रहेगा वो 1.5 टन के अराउंड है। जो टॉर्पेडो ट्यूब है 533 mm टॉर्पेडो ट्यूब वहाँ से लॉन्च होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। तो जो कंपैरिजन होगा वो टोमाहॉक से होगा, YJ-18 से होने वाला है, YJ-18 के सबमरीन वेरिएंट से होने वाला है। जो वे पॉइंट होंगे एटलीस्ट 20 प्रोग्रामेबल वे पॉइंट वो यहाँ पे रहेंगे। कोर्स पर जो ऑल्टीट्यूड चेंज है पर वे पॉइंट वो क्रूशियल रहने वाला है। तो जो इसके पास कैपेबिलिटी है टेरेन हगिंग की लैंड अटैक के लिए वो ये करेगा, ये चीज डिमांड में रखी गई है। और जो लॉन्च डेप्थ है 15 मीटर से लेकर 100 मीटर की जो लॉन्च डेप्थ है वहाँ पे लॉन्च हो जानी चाहिए। जहाँ पे जो स्पीड रहेगी प्लेटफॉर्म की वो 6 नॉट के अराउंड रहेगी। और जो सैलो ऑफ 2 मिसाइल्स है वो यहाँ पे लॉन्च हो जानी चाहिए। तो ये सब चीजें डिमांड में है। इसी के साथ ही जो किल प्रोबेबिलिटी है 0.9 से ऊपर की रहेंगी। और जो ईडब्ल्यू के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है वो इसके पास होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वहाँ पे चल रहा हो तो वहाँ पे भी ऑपरेट होना चाहिए। डेकॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है वो ये करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये कुछ डिमांड है नेवी की जो कि इस आरएफआई में रखी गई है। और ये सभी डिमांड जो एसएलसीएम के स्पेसिफिकेशन है उससे मैच करती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, सबमरीन से लॉन्च होंगी। जो रोल रहेंगे डुअल रोल है। जो पहला रोल है वो एंटी शिप रोल है। जो सेकंड रोल है वो लैंड अटैक रोल है। जो रेंज है एंटी शिप वेरिएंट के लिए वो 250 किलोमीटर प्लस है और लैंड अटैक वेरिएंट के लिए 500 किलोमीटर प्लस है, जो कि मैच करती है आरएफआई को। स्पीड की बात करेंगे तो 0.5 मार्क से लेकर 0.7 मार्क की जो स्पीड है सब सोनिक स्पीड वहाँ पे रहेंगी। जो लॉन्च मोड है टॉर्पेडो ट्यूब से लॉन्च हो सकते हैं। और जो प्रोबेबिलिटी है वर्टिकल ट्यूब से लॉन्च होने की वो भी यहाँ पे रहेगी। जो फ्लाइट पाथ है प्रोफाइल है वो सी स्किमिंग रहेगा, टेरेन को हक करते हुए जाएगा एनिमी के रडार से बचते हुए। तो वो चीज यहाँ पे एसएलसीएम कर रहा है, उसके लिए उसको डिजाइन किया गया है। जो यहाँ पे इंजन है वो स्वदेशी इंजन है, मानिक इंजन, एसटीएफई इंजन है, यानी कि स्मॉल टर्बोफैन इंजन है। तो जो की डिफरेंस रहेगा एसएलसीएम को लेके वो कन्वेंशनल वॉरहेड है, स्टेल्दी बनाया गया है, स्टेल्थ ओरिएंटेड है। और जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है स्ट्राइक के लिए, नॉन न्यूक्लियर स्ट्राइक के लिए वो ये आपको अलाउ करेगा। तो जो स्केलेशन लैडर है उसको ये कंट्रोल में रखेगा, जो कि जो के सीरीज के मिसाइल्स है या फिर इनफैक्ट ब्रह्मोस है वो ओवरकिल है और कहीं न कहीं जो सिग्नेचर है वो ज्यादा जनरेट करेंगे। तो उसके कंपैरिजन में ये आपको एडवांटेज देगा। तो नेवी के लिए इसके रोल की बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक रोल की। तो जो सी डिनाइल है IUR रीजन में जिस तरह से पीएलए नेवी बढ़ रही है उस चीज को देखते हुए इस तरह के वेपन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। जो इंडियन नेवी के सबमरीन होंगे वो कहीं भी अनडिटेक्टेड हो सकते हैं और इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं कोस्टल इंफ्रा पे भी या फिर जो सर्फेस वेसल है उन पे भी। तो जो एनबी के नेवल बेसिस है उनके नजदीक जाके भी जो लॉन्चिंग है वो हो सकती है। तो जो भी पीएलए नेवी के IUR रीजन में एसेट है वो सभी रिस्क पे होंगे। और जो कॉम्प्लीमेंट है ब्रह्मोस को ये करने जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो ब्रह्मोस की लॉन्चिंग है वो टॉर्पेडो ट्यूब के लिए लिमिटेड है, वर्टिकली लॉन्च होंगे। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन यहाँ पे जो एसएलसीएम है वो स्मॉलर है, स्टेल्दिया है। और जो लॉन्गर लोइटरिंग है वो यहाँ पे अलाउड है। और जो कॉस्ट का फैक्टर है चीपर पर यूनिट कॉस्ट वो ये जरूर लेके आएगा। अगर हम इसके फंडिंग की बात करेंगे तो इसको मिशन मोड में बनाया गया है। तो जो फंड है कम्प्लीटली डेवलपमेंट के लिए वो डीआरडीओ के प्रोग्राम से गया है। हाई प्रायोरिटी मिशन के रूप में इसको बनाया गया था। तो जो डेवलपमेंट है वो टाइम बाउंड रहा है। ज्यादातर जो नेवी के लिए बनाए जाने वाले प्रोडक्ट है वो टाइम बाउंड ही होते हैं।
अगर हम इसके लॉन्च की बात करते हैं तो ये पॉन्टून से जो 4 लॉन्चिंग है वो हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। जहाँ पर जो अंडर वाटर टेस्ट रिग है जो सबमरीन की तरह काम करती है, उनके ट्यूब को सिमुलेट करती है, तो वहाँ से जिसकी लॉन्चिंग वो हुई है, जिससे कि जो आपके सबमरीन है डायरेक्टली आप वहाँ से नहीं फायर करते, ताकि जो रिस्क है सबमरीन के डैमेज को लेकर वो कम रहे, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव चीज है। हालांकि जो मॉडिफिकेशन है एक सिंधु को सबमरीन पे वो किया जा रहा है, जहाँ से लाइव टेस्ट फायरिंग है वो हो सके। तो एक डीकमीशन सबमरीन को लेके जो मॉडिफिकेशन है वो किए जा रहे हैं और उनके ट्यूब से जो फायरिंग है वो होते हुए दिखेगी। तो इसको लॉन्च करने के लिए जो ग्राउंड वैलिडेशन है पहले वो किया गया होगा, जो पॉन्टून है अंडर वाटर वहाँ से जो इजेक्शन टेस्ट है वो वैलिडेट हुए होंगे, जो बूस्टर का इग्निशन है उसका वैलिडेशन हुआ होगा, उसके बाद जो कंट्रोल्ड एसेंट है कैप्सूल का वो हुआ होगा, फिर जो ट्रांजिशन है मिसाइल का निकलने के बाद क्रूज फेज में वो हुए होंगे। सो ये टेक्निकली डिफिकल्ट पार्ट था, जहाँ पर जो प्रेशर है अंडर वाटर प्रेशर सिस्टम पे रहता है, जो इजेक्शन गैस जनरेटर है वो कैसे काम करते हैं वो क्रूशियल रहेंगे, उसके इजेक्ट होने के बाद वो स्टेबल रहता है या नहीं रहता, और ये सब होते हुए जो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है वो कहीं हो तो नहीं रहा। तो ये सब चीज़ आप देखते हो, बैलेंस कर रहे होते हो। तो जो इसके ट्रायल है वो 2 से 3 साल और कंडक्ट होंगे। तो जो फर्स्ट सबमरीन लॉन्च है वो 2026 में होते हुए आपको दिखेगी। उसके बाद जो एक ट्रायल है यूजर के साथ वो कंडक्ट होंगे 2027 में। फिर जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है वो 27 के एंड में होते हुए दिखेंगे या फिर 28 में होंगे। उसके बाद जो IOC है और FOC है वो 29 तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो प्रोडक्शन ऑर्डर है एक लार्ज क्वांटिटी में वो होते हुए दिखेंगे। और ये जो टाइमलाइन है वो नेवी के साथ संभव है, वो नेवी कर सकती है। तो जो सबमरीन इंटीग्रेशन फेज है वो अभी चल रहे हैं, जहाँ पे जो सबमरीन के CMS है कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, उस पर आप इंटीग्रेट कर रहे होगे इस मिसाइल को। जहाँ पे जो टॉर्पेडो ट्यूब है उसके जो कंपैटिबिलिटी ट्रायल्स हैं वो आप कंडक्ट करोगे। जो शॉक और वाइब्रेशन है लॉन्च के साथ वो क्वालिफिकेशन आप देखोगे। जो कैप्टिव कैरी है सबमरीन ट्यूब में वो फेज यहाँ पे रहेगा। अगर कोई जो मेजर इशू है वो नहीं आता है तब जो सबमरीन से फायरिंग है वो 2026 में ही होते हुए दिखेगी। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रिटिकल एलिमेंट है, क्योंकि जो इंडियन नेवी के सबमरीन है कन्वेंशनल सबमरीन्स वो कैपेबिलिटी लैक करते हैं, जहाँ पे जो लॉन्ग रेंज प्लान अटैक है वो अभी उनके साथ नहीं है। और ये जो RFI इशू हुआ है वो एक सिग्नल भी है कि डीप स्ट्राइक करने के लिए स्ट्रेटेजिक रोल के लिए नेवी आगे बढ़ रही है। और जो डॉक्टरीन शिफ्ट है वो भी यहाँ पे इससे होगा। तो सी डिनाइल से लेके जो लैंड स्ट्राइक का ट्रांजिशन है वो होने जा रहा है। तो जो इसकी लॉन्चिंग है P-75 सबमरीन से या फिर जो P-75I है दोनों से हो पाएंगे। अगर हम सेंसर्स की बात करते हैं, जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है वो कुछ इस तरह का रहेगा। जिसका फ्रंट हेड है वहाँ पे सीकर प्लस वॉरहेड रहेंगे, फिर जो एवियोनिक्स है IMU है वो रहेंगे, फिर जो फ्यूल टैंक है वो रहेगा, उसके बाद जो STFE इंजन है वो रहेंगे, और उसके लिए जो इनलेट है वो नीचे दिया गया है एयर इनलेट। देन उसके बाद जो एक बूस्टर इंटीग्रेशन है वो आपको दिखेगा। इसके जो विंग है वो एक्सटेंड हो सकते हैं, फोल्डिंग मिड बॉडी विंग है, और जो रियर कंट्रोल फिन्स है वो कोलैप्सिबल है, जो कि बूस्टर से पहले दिए गए हैं। तो जो सॉलिड बूस्टर है वो इजेक्शन के बाद इसको एक्सेलरेट करेगा और एक ऐसे पॉइंट पे लेके जाएगा जहाँ पे जो टर्बो फैन है उसको आप ऑन कर सको क्रूज करने के लिए। तो ये कोल्ड लॉन्च रहने वाला है, जहाँ पे जो ट्रांजिशन है बूस्ट से लेकर क्रूज का वो होगा। अगर हम लॉन्च सीक्वेंस की बात करते हैं, जो कि डिफिकल्ट एरिया है, यहाँ पे जो इजेक्शन है एनकैप्सुलेटेड SLCM का, जो कि एक कैप्सूल में होंगे, वो यहाँ पे होगा। और ये जो कैप्सूल है वो अभी हाल में ही दिखा भी था, एक वाटर प्रूफ कैप्सूल होगा जो कि मिसाइल को बचा कर रखेगा पानी से। तो जो गैस जनरेटर होंगे वो उसको इजेक्ट करेंगे टॉर्पेडो ट्यूब से, और इसको करने के लिए जो सबमरीन की डेप्थ होगी वो 15 मीटर से लेकर 100 मीटर के बीच में हो सकती है, जो कि RFI में डिमांड की गई है। और कुछ सिमिलर जो SLCM है वो करता है। यहाँ पे जो चैलेंज रहेगा वो पिच को मेंटेन करना रहेगा, जो स्टेबिलिटी है वो बनाए रखनी होगी। तब जब वो अंडर वाटर ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा तो आप इसको स्टेबल रखना एक चैलेंजिंग टास्क है। कोई भी जो टम्बलिंग है वो नहीं होनी चाहिए हाइड्रोडायनामिक फोर्स की वजह से। एक बार जो कैप्सूल है वो सरफेस पे आते हैं, वाटर सरफेस को ब्रीच करते हैं, तब जो बूस्टर होंगे वो इग्नाइट हो जाएंगे और ये कैप्सूल से बाहर आ जाएगा मिसाइल। तो सबसे पहले जो कैप्सूल का नोज है वो सेपरेट होगा, और ये क्रिटिकल टाइमिंग है कि उस टाइम आप पानी में ना रहो, नहीं तो अगर यहाँ पे जो टाइमिंग है वो गड़बड़ हुई तो जो बूस्टर होंगे वो पानी में इग्नाइट हो जाएंगे। तो अगर आपने डिले कर दिया तो जो मिसाइल है वो स्टॉल कर जाएगी, और अर्ली कर दिया तो जो बूस्टर फ्लेम है वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे। फिर जो बूस्टर फेज है वो आएगा। सॉलिड रॉकेट बूस्टर यहाँ पे दिया गया है, जो कि इसको रैपिड एक्सेलरेशन देगा 0.7 मार्क के अराउंड, और जो क्लियरेंस है समुद्र के सरफेस से वो बूस्टर उसको देगा। तो जो स्टेबल एयर फ्लो है इनलेट के ओपनिंग के लिए, मतलब टर्बोफैन के इनलेट के ओपनिंग के लिए वो बूस्टर देगा। उसके बाद वो सेपरेट हो जाएगा। देन ये करने के बाद जो विंग है वो डिप्लॉय हो जाएंगे, ताकि जो फ्लाइट है वो आप मेंटेन कर पाओ, और जो एयर इनलेट वेंट है वो ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद जो STFE है वो स्टार्ट हो जाएगा। देन जो ट्रांजिशन है क्रूज मोड में वो हो जाएंगे। तो एक तरह से जो फाइटर प्लेन बन जाएगा। तो STFE के स्टार्ट होने के बाद जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो आपको हायर मिलेंगे, जो रेंज है सबसोनिक स्पीड पे वो हायर रहेंगी, और जो IR सिग्नेचर है वो कम रहेगा। यहाँ पे जो यूलेज ब्लैडर है वो दिया गया है, जो कि पॉजिटिव फ्यूल को मेंटेन करेगा, पॉजिटिव फ्यूल फीड को। उसके लिए जो पंप है वो दिए गए हैं। तो जिस तरह की पिच में चेंज होगी वैसे जो फ्यूल की सप्लाई है वो ये करेगा। अब वो चाहे लो जी हो, सी स्किमिंग हो, या फिर जो मनोवरिंग मोड हो, तो उन दोनों में ही जो फ्यूल की सप्लाई होगी वो डिफरेंट होगी। उसको केटर करने के लिए यूलेज ब्लैडर है वो दिए गए हैं, जो पंप्स है वो दिए गए हैं। तो क्रूज स्टेबिलिटी के लिए ये क्रिटिकल एलिमेंट है। गाइडेंस की बात करेंगे तो जो IMU है वो यहाँ पे रहेंगे, बैकबोन है इसका। जो फाइबर ऑप्टिक जायरो है, फॉग है, वो DRDO का है यहाँ पे।
जो SDL एंटेना है, RA एंटेना है, वो दोनों दिए गए हैं, सैटनैव रिसीवर के साथ हैं। और जो डेटा लिंक कैपेबिलिटी है वो भी यहाँ पे रहेगी। मिड कोर्स में करेक्शन के लिए जो नेविक है वो हेल्प करेंगे, वे पॉइंट अपडेट है वो होते रहेंगे, और जो सेलेक्टेबल टारगेट है टाइम टू टाइम मुझसे आप चेंज कर पाओगे। जो रडार अल्टीमीटर है वो यहाँ पे दिया गया है, वो एक क्रिटिकल एलिमेंट है, वो आपको तब काम आएगा जब आप सी स्कीमिंग कर रहे होगे। 3 से लेके 10 मीटर के जो ऑल्टीट्यूड है उस पर अगर आप हो तो वहाँ पर जो रडार अल्टीमीटर है वो आपको अवॉइड करेगा कि आप उससे नीचे जाओ, और ये आपको हेल्प करेगा कि जो एनिमी के रडार है उसको आप अवॉइड कर पाओ डिटेक्ट हुए बिना। यहाँ पे जो सीकर है वो दिया गया है। RFA क्लियरली कहता है कि मिसाइल के पास एक क्षमता होनी चाहिए डेंस EW की, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की, वो होनी चाहिए ताकि वो डेकॉय को डिस्क्रिमिनेट कर पाए टारगेट के रूप में। तो ये 2 चीज करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो डुअल मोड सीका है वो यहाँ पे होंगे, रडार सीका और जो IAR सीका है दोनों रहेंगे। एक्टिव रडार सीका होगा जो कि टर्मिनल फेज में इसको होम करने में हेल्प करेगा। लैंड अटैक वेरिएंट के लिए जो DS मैक है, टेरेन मैचिंग कोरिलेशन, हो सकता है उस तरह का कुछ यहाँ पे इस्तेमाल हो। जो कंट्रोल सरफेस है एरोडायनामिक है, मिड बॉडी पे विंग है, वो मिसाइल को लिफ्ट देंगे, और जो डिप्लॉयमेंट होगा वो हो सकता है एक्चुएटेड हो या फिर पायरो एक्टिव हो। जो रियर फिन है वो 4 के नंबर में है, कोलैप्सिबल फिन है जो कि मिसाइल को स्टेबलाइज करेंगे रोल के अगेंस्ट। और यहाँ पे जो फिन एक्चुएशन है वो हैंडल करने वाले हैं लो ऑल्टी टर्बुलेंस को या फिर जो रैपिड कोर्स करेक्शन है उनको। जो वर्ड है वो वेरी कर सकते हैं। RFA के अकॉर्डिंग जो इनसेंसिटिव HE है, एयर बस्ट कैपेबल वर्ड है, वो यहाँ पे रहेंगे। जो सब म्यूनिशन का ऑप्शन है वो रहेगा, और जो सिक्वेंशियल आर्मिंग है उसके पास वो क्षमता होनी चाहिए वर्ड के पास। तो आपको 300 kg का जो वर्ड है वो ये कैरी कर सकता है। इसके पास जो क्षमता है एंटी जैमिंग और ECCM कैपेबिलिटी है दोनों रहेंगी। SLCM होगा वो 100 मीटर डेप्थ पे लॉन्च हो पाएगा, जो कि हाई प्रेशर को झेल रहा होगा। जो एक्सपोजर है उसका सॉल्ट वाटर के साथ वो हो रहा है। जो शॉक की लोडिंग होगी इजेक्शन पे वो डिफरेंट होगी। तो ये काफी डिफरेंट मिसाइल है निर्भय से या फिर LRLACM है उनसे। अगर हम इसके लॉन्च सीक्वेंस की बात करेंगे तो पहले फेज में जो अंडर वाटर इजेक्शन है, जहाँ पे DRDO ने इसको रिप्रेजेंट किया था कि जो SLCM की कैपेबिलिटी है वो 60 मीटर डेप्थ पे यहाँ पे शो की गई थी। सबमरीन की जो स्पीड रहेगी वो 2.5 मीटर पर सेकंड की रह सकती है, 5 नॉट के अराउंड। जो मिसाइल है वो एक सील्ड कैप्सूल के अंदर है। जो गैस जनरेटर होंगे वो इसको इजेक्ट करेंगे टॉर्पेडो ट्यूब से। यहाँ पे क्रिटिकल वही रहता है कि आपको इसको स्टेबल करना है, जो एसेंट हो रहा है, पिचअप हो रहा है, वो कंट्रोल्ड हो। पिचअप करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है बैलेस्ट का वो हो सकता है। जो शेपिंग होगी वो उस तरह की गई होगी ताकि वो पिचअप कर पाए। पॉसिबली जो थ्रस्टर है कैप्सूल के अराउंड वो भी दिए जा सकते हैं ताकि जो नोज है उसका वो अप रहे, क्योंकि अगर जो नोज है वो साइडवे हो गया तो जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। जो कैटास्ट्रोफिक फेलियर है वो आपको देखने को मिलेगा। जो फेज 2 है वाटर से एयर का ट्रांजिशन, वो एक क्रिटिकल एलिमेंट है और डेंजरस एलिमेंट भी है, जहाँ पे जो बूस्टर की फायरिंग है वो भी होगी और जो टाइल्स की ओपनिंग है वो होनी होती है। तो जो प्रोटेक्टिव सीलिंग है, सॉलिड टाइल ओपनिंग है कैप्सूल पे, वो तभी हो अगर जो आपका कैप्सूल है मिसाइल है वो पानी से बाहर है, तो ये क्रिटिकल एलिमेंट है। जो वाटर एयर इंटरफेस है वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज है ड्रैग में वो सडनली होंगे। जो एरोडायनामिक इनस्टेबिलिटी है वो हायर होंगी क्योंकि आप ट्रांजिशन कर रहे हो लोअर ड्रैग में, और जो एक असिमेट्रिक वेव इंपैक्ट है उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है वो एक क्रिटिकल एलिमेंट रहेगा। जो वाटर गैप सेपरेशन है, मतलब एक बार जो कैप्सूल है वो सेपरेट हो गया कंप्लीटली मिसाइल से, तो उसके सेपरेट होने के बाद बूस्टर के इग्निशन होने तक जो गैप है वो पर्याप्त होना चाहिए। फिर जो फेज 3 है बूस्टर का इग्निशन, उसका एसेंट होना और कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिशन होना, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है, जहाँ पे जो कैप्सूल का सेपरेशन आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। तो जो फुली फ्लाइट रॉकेट ट्रांजिशन है कॉन्फ़िगरेशन में वो यहाँ पे हो रहा है। फिर जो पिचिंग है बूस्टर वो करने में हेल्प करेगा, मिसाइल को पिच करेगा, और जो क्रूज क्लाइंबिंग है वो होगी। यहाँ पे जो इनिशियल क्लाइंब है 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री का होगा, स्लोली होंगे। एक बार जो सी सरफेस है वो क्लियर हो जाता है, देन जो स्टेबलाइजेशन है, विंग डिप्लॉयमेंट है वो हो जाएंगे। फेज 4 में जो क्रूज कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा सा डिसेंट करके इनिशियल क्लाइंब से नीचे उतरकर जो क्रूज ऑल्टीट्यूड है वहाँ पे आप जाओगे। आपने पहले यहाँ पे क्लाइंब इसलिए किया था ताकि जो सेफ सेपरेशन है पानी के सरफेस से दूर वो आप कर पाओ, सबमरीन से आप दूर हो जाओ, जो एक स्टेबल ट्रांजिशन है वो आप अचीव कर लो। देन जो STFE है, टर्बोफैन इंजन है, वो इग्नाइट हो जाए। तो यहाँ पर जो ऑल्टीट्यूड रहेगा STFE इंजन के इग्निशन का वो 20 मीटर से लेके 50 मीटर का ऑल्टीट्यूड रहेगा। और अटैक फेज में अब और नीचे जाओगे, समुद्र की सतह को छूते हुए, टेरेन को हग करते हुए वो आप अटैक करोगे। अटैक करने के लिए जो एक पॉपअप मनूवर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे जो मिसाइल है वो थोड़ी देर के लिए क्लाइंब करेगी अटैक से पहले, जिससे कि जो सीकर का व्यू है, लुकिंग एंगल है, वो वाइड हो सके, जिससे कि आप ऊपर से आओगे और कोई भी जो CIWS है उसको आप अवॉइड कर पाओ, क्योंकि आपने उसको सरप्राइज कर दिया है, आप टेरेन को हग करते हुए छुपते हुए आ रहे थे। तो जो डाइव अटैक है वो आप टारगेट पे करोगे। कुछ ऐसा ही जो हार्पून है और टमाहॉक है वो करते हैं। यहाँ पे जो एक्टिव स्टिक है वो दिए गए हैं। सो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन था DRDO का SLCM को लेके। होपफुली इसको प्रोक्योर करने के लिए जो प्रोसीजर है वो जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। अब 2028-29 तक इसके जो मास ऑर्डर है वो आते हुए दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।